डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। एक तो एक्सपर्ट जजमेंट है जिसमें आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। देन वी हैव एनालॉगस एस्टिमेटिंग। किसी को आइडिया है एनालॉगस एस्टिमेटिंग क्या चीज होती है? व्हाट इज एनालॉगस एस्टिमेटिंग? जी जनाब, एनालॉगस एस्टिमेटिंग क्या चीज होती है? बताया कि जब करते हैं फॉर हमने को पहले काम किया हो, तो जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हम कहते हैं यार उस काम पे भी हमारे इतना मीन एक्सपेंस आया था, तो हम उसको थोड़ा लेट कर लेते हैं, उसमें कुछ माइनर से वेरिएशन करके तो हम उसको सेट कर देते हैं। वेरी गुड जी। सो हिस्टोरिकल की बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि मेरा इतना खर्चा होगा, ये एक्यूरेट नहीं है हिस्टोरिकल की बेसिस पे। लेकिन ये फौरन आप बता सकते हैं यार हमने पहले प्रोजेक्ट किया था उस पर इतना खर्चा हुआ तो इस पे कितना होगा। सो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। सिमिलर प्रोजेक्ट या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम एक एक्यूरेट करते हैं, इसको एनालॉगस एस्टिमेट कहते हैं। ये लेस नॉट वेरी एक्यूरेट होता है, लेस कॉस्टली होता है, फौरन हो जाता है, शॉर्टर पीरियड में हो जाता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। देन वी हैव पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग का आइडिया है कि वो क्या चीज होती है? जी जनाब, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग क्या चीज होगी? सर इसमें एक स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो बताते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए। कोई ग्रॉस एरिया हो गया या स्क्वायर फुटेज में अगर एरिया दे देते हैं आप, या कोई लेंथ पैरामीटर वगैरह सेट कर लेते हैं ना सर कि इतने परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग पे इतना कॉस्ट आएगी, तो उसको कहते हैं सर ये बेसिकली। अगर स्क्वायर फुटेज में ले जाए जो हमारी कंस्ट्रक्शन में देखें इसको, तो स्क्वायर फुट वगैरह में जो करते हैं हम लोग। बेसिकली ये भी हिस्टोरिकल की बेसिस पे होता है, ये भी हिस्टोरिकल की बेसिस पे होता है। ये भी एक्यूरेट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हिस्टोरिकल की बेसिस पे हमने किन प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए तो उनके ऊपर स्क्वायर फीट का क्या रिलेशनशिप बन रहा था, कॉस्ट पर टर्न का क्या एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या बन रहा था, तो उसकी बेसिस पे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 प्रोजेक्ट किए तो मैं कह रहा था ग्रे फिनिश के ऊपर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मेरी क्या आ रही थी। सो वो जो है मैं उसको यूज कर लेता हूँ, उसको पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग कहते हैं। सो cost per cubic meter of concrete, cost per ton steel. So you make a relationship based on historical. So this is better than analogous, but this is also not accurate. बहुत ज्यादा accurate नहीं है. This method is more accurate as compared to analogous, but it is not very. ये आप एक वो relationship बना लेते हैं mathematical. Cost per square feet, cost per cubic feet, cost per ton of steel. So this is also not very accurate, but as compared to जो हमारा एनालॉगस है उससे बेहतर है। देन वी हैव बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप एस्टिमेटिंग क्या चीज है? व्हाट इज बॉटम अप एस्टिमेटिंग? बॉटम अप एस्टिमेटिंग क्या है? बॉटम अप एस्टिमेटिंग क्या है? जी जनाब। बॉटम अप सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी की एक चीज की डिटेल्स में जाएं, फाइन डिटेल जिसे हम कहते हैं, तो हम उसकी ईच एंड एवरीथिंग को काउंट करें। फॉर एग्जांपल मीन्स कि कोई उसमें छोटी सी चीज भी रिक्वायर्ड, कोई ऐसी रिक्वायर्ड है, तो हम उसके एक्चुअल उसको करके तो फिर जब हम लो लेवल स्टार्ट करके तो हम ऊपर लेके आए, मतलब उसकी कॉस्ट मेजर करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है आपका, लेकिन इसको हम करते ये हैं कि ये WBS जो हमने बनाया होता है जिसमें हमारी चेकलिस्ट होती है, एक्टिविटीज होती है, हम उसको रोल अप की तरफ करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास
आपका बजट आ जाता है. सो दिस इज मोर कंज्यूमिंग कॉस्टली. सो सबसे पहले आपका WBS बना होना चाहिए, एक्टिविटीज जो जो करनी है वो पता होनी चाहिए. जब ये सारी चीजें होंगी तो आप चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो आप जो है वो बॉटम अप एस्टिमेटिंग कर सकें. So this is bottom up estimating is the most accurate method. उसके बाद पैरामीट्रिक है और उसके बाद एनालॉगस. Then we have 3 point estimates. इसको हम PERT भी कहते हैं. इसमें 3 वैल्यूज होती हैं. एक आपकी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू होती है, एक पेसिमिस्टिक होती है, एक मोस्ट लाइकली होती है. एक टास्क जो है, एक बंदा कहता है 20 दिन में हो सकता है, एक कहता है 24 दिन में, एक कहता है 26 दिन में. सो हम उसकी एक एवरेज ले लेते हैं. एक इसका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑप्टिमिस्टिक एक एवरेज ले लेते हैं. तो कि 20, 24, 26 और डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो हमें एक एस्टिमेट आ जाता है कि ये काम कब हो सकता है. सो इसको हम 3 point एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन वेरिएशन. Then we have alternative analysis, contingency reserves. ये unknown knowns के लिए, जो हमें पता है कि कोई ऐसे रिस्क हैं जो कि अकर हो सकते हैं. कोई रेन हो सकती है, कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर हो सकती है, कोई कटिंग ऑफ वीट हो सकता है, कोई इशू जो हमें पता है जो कि हो सकता है. उन नॉन अननोन्स के लिए हम कुछ पैसे रखते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान रखते हैं, उसको हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व कहते हैं. और मैनेजमेंट रिजर्व क्या चीज है? व्हाट इज मैनेजमेंट रिजर्व? को बताएगा व्हाट मैनेजमेंट रिजर्व क्या होता है? 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 तो बता सकते? ये अननोन अननोन्स के लिए होता है. ये कोई ऐसी चीज अकर हो जाए जो 2020 के अंदर हमें पता नहीं था, 2019 में पता नहीं था कि कोविड भी कोई चीज है, कोविड हो जाएगा, कोई पेंडेमिक इस लेवल का ह्यूज लेवल पे आ जाएगा. तो ये मैनेजमेंट प्रिवेंशन, ये आपके बजट का पार्ट जरूर होता है लेकिन ये आपकी कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट नहीं होता. ये अगर आपने यूज करना है तो मैनेजमेंट के पास जाके इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट रिजर्व्स कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट नहीं होते. आपकी प्रोग्रेस कॉस्ट बेसलाइन के अगेंस्ट मेजर होती है. मैनेजमेंट रिजर्व्स आर not part of your cost baseline. It is for unknown unknowns. Unknown unknowns के लिए इस्तेमाल. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, स्प्रेडशीट्स हैं जो कि आपकी यूज होती हैं. The main output of process is cost estimates. Estimates include factors, manpower है, material है. अच्छा, जो cost estimates होते हैं ना, वो मैन पावर के लिए भी होते हैं, वो मटेरियल के भी होते हैं, वो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के लिए भी होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हमें रिक्वायर होती हैं उनके लिए हम कॉस्ट एस्टिमेट्स करते हैं. सो बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स जो मैंने आपको कहा वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोसेस शुड बी पार्ट ऑफ रेगुलर आउटपुट. जो अजम्पशंस होती हैं वो बार बार हमने विजिट करनी होती है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू गो फॉरवर्ड एंड डिटरमिन बजट. द प्रोसेस ऑफ हम बजट को कैसे डिटरमिन करते हैं? हम इसमें अप्रोच जो यूज करेंगे वो बॉटम अप अप्रोच हो. सो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल और वर्क पैकेजेस ये लोएस्ट लेवल पे होती हैं. प्रोजेक्ट बजट इज डेवलप्ड फ्रॉम estimates of previous process. This is done by adding all your cost, all work packages and adding them together to form a budget. इसके लिए हमारे 6 इनपुट्स हैं, 6 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं जो हमने यूज करनी होती है. सो वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, cost management plan, resource management plan, scope baseline. Then we have project documents, cost estimates, basis of estimates, project schedule, risk register. Business case, benefit management plan. There are different kinds of agreements, enterprise environmental factors, OPAs, organizational process assets. So cost aggregation is a process by which estimates developed by work packages are added and rolled up. Costs are
added together to determine the total budget. Contingency figures out to added work package के estimates. So ये हम कैसे करते हैं, ये अभी मैं आपको डायग्राम की शक्ल में बताऊंगा कि कैसे होता है. वर्क पैकेजेस होते हैं, उनको हम एड अप करते हैं, वो हमारे कंट्रोल अकाउंट्स बन जाते हैं. कंट्रोल अकाउंट्स को करते हैं तो हमारी कॉस्ट बेसलाइन बन जाती है. So these figures are added together to determine budget. Total budget में management reserves are a part. Cost baseline में management reserves part नहीं होते. Data analysis, contingency reserves, management reserves, historical information हम review करते हैं, parameters, mathematical relationships करते हैं. Then there is known as a चीज हम करते हैं funding limit reconciliation. वो मैं अभी आपको discuss करता हूँ. और finance. So cost baseline is a project budget जो कि approve होता है. It does not include management reserves. After the cost baseline approved, अगर हम कोई cost baseline में change होता है तो हम फौरन implement कर देंगे या उसका कोई process होगा. प्रोजेक्ट में कोई भी change होगा वो फौरन implement होगा या उसका कोई process होगा. किस तरह होगा change implement? जी जनाब. कोई भी चेंज होगा वो फौरन इंप्लीमेंट हो जाएगा या उसमें टाइम टेकिंग होगा, किस तरह होगा चेंज इंप्लीमेंट? सो जब भी हमने कोई चेंज लेके आना है तो वो फौरन इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो पूरे प्रोसेस से जाएगा, उसका इम्पैक्ट स्टडी होगा और उसकी बेसिस पे हम चेंज को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे. जनरली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है. मैनेजमेंट रिजर्व्स अगर आपको जरूरत होंगे प्रोजेक्ट वर्क में तो द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर यूज होगा टू अप्रूव, गेट द अप्रूवल ऑफ इट. ये बजट का पार्ट जरूर होते हैं लेकिन क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं इसका हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है. सो बजट बनता कैसे है? हमारी WBS में जो एक्टिविटीज हो रही हैं हम उनका एस्टिमेट करते हैं, उसमें हम कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व या कोई डिटेल हम ऐड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन रख सकते हैं. फिर ये हमारा स्टेप 1 है. सो एक्टिविटीज हुई, एक्टिविटीज की कॉन्टिजेंसी रिजर्व हुए. सेकंड लेवल पे जब इन सारी एक्टिविटीज को ज्वाइन करेंगे तो हमारे वर्क पैकेजेस आ जाएंगे. सो वर्क पैकेजेस, जब हम वर्क पैकेजेस में भी अगर हम चाहें तो कोई कॉन्टिजेंसी रख सकते हैं. वर्क पैकेजेस के सब जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स आएंगे. कंट्रोल अकाउंट्स के बाद हमारी control accounts, all are control accounts. Sum of control account is your cost baseline or project budget for project management, excluding management reserve. लेकिन total budget जो होगा वो आपका management reserve को जब मैं include करूंगा तो ये आपका total budget कहलाएगा. So you have cost activity estimates plus activity contingency reserve. You have work packages. Sum of all work packages together have you control accounts. Sum of all control accounts have your management reserve, and sum of all your management reserve we have our total budget that is including management. ठीक है जनाब, कोई any confusion? So activities होती हैं, sum of all activities are summed together. You have work packages. Sum of all work packages together you have control accounts, and sum of all control accounts you have cost baseline, and sum of all cost baseline you have total budget. So estimates हैं, हमने रिजर्व्स या कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स रियलिस्टिक अमाउंट पे रखते हैं. अगर ज्यादा ऐड कर दिए तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आएगी अगर हम कम खर्चा कर रहे हैं, और अगर हमने कम रख दिए तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी नजर आएगी. तो हमने रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिखानी. सो एक्टिविटी, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, वर्क पैकेजेस, कंट्रोल अकाउंट्स, कॉस्ट बेसलाइन, और कॉस्ट बेसलाइन में सारे कंट्रोल अकाउंट्स आते हैं. एक्टिविटीज को ज्वाइन करें वर्क पैकेजेस आते हैं, वर्क पैकेजेस ज्वाइन करें कंट्रोल अकाउंट्स आते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को ज्वाइन करें कॉस्ट बेसलाइन, और कॉस्ट बेसलाइन
प्लस मैनेजमेंट रिजर्व बजट होता है। सो प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट को फंड्स की जरूरत होती है, सो दे नीड हैव अ कांस्टेंट कैश फ्लो रिक्वायरमेंट होती है। अब ये किसने देना है, आइदर हम बैंक्स के पास जाएं या आइदर हम खुद पैसे जनरेट करें, ये अब हमारे ऊपर है कि हमने कैसे जनरेट करना। So we have risk register, cost estimates, project schedule, documents, cost baseline, expenditure, funding requirements. So funding होती है, then we have expenditure, and then we have project budgets. So हम इन funding requirements को हम एक हमारी reconciliation कहते हैं, funding limit reconciliation। ये क्या चीज होगी, funding limit reconciliation क्या चीज होगी? Anybody has an idea what is funding limit reconciliation? जी जनाब। What is funding limit reconciliation? कोई बताएगा? फंडिंग लिमिट हमारे कुछ कैश आउटफ्लोज हो रहे होते हैं जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है हमारा शुरू में खर्चा हो रहा होता है। तो अब लोग हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो जाहिर बात है जो हमारी परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें दे रही होती है, हम बैंक से ले रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा खर्चा भी ना हो कि एक महीने हमें $1 मिलियन चाहिए, दूसरे महीने हमें $1,00,000 चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हमारी कुछ लिमिट्स हो सेट, उसी लिमिट्स में हम करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम या जो बैंक हमें चीजें प्रोवाइड कर रहा है उसमें हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर ना करनी पड़े हमारे लिए, उसी एक्सपेंडिचर में या उसी लिमिट में रहते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को लेके चलें। तो हम उसको हम फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन कहते हैं, ताकि हमें जो कॉस्ट बताई गई है हम उसी में रहें, हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा स्पोरेडिक यानी अचानक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेंडिचर ना करें। देन वी हैव कंट्रोल कॉस्ट। अच्छा जी, ये हम कॉस्ट का एक एलिमेंट हमने बजट का बता दिया। तीन हमारे मेथड्स हैं, एनालॉगस, पैरामीट्रिक, बॉटम अप एस्टिमेटिंग। और इनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा बेस्ट मेथड है बजटिंग के लिए? बॉटम अप। बॉटम अप। एंड देन द सेकंड बेस्ट कौन सा है? पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक। और लास्ट जो है वो है, अब हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉस्ट बेसलाइन का, मैनेजमेंट रिजर्व्स कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट होते हैं या नहीं होते? नहीं होते, नहीं होते। सो मैनेजमेंट रिजर्व क्या है? अननोन अननोन्स है, और नोन अननोन्स जो हैं उनके लिए हम अपने बजट के अंदर कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स रखते हैं। ठीक है। सो बजट बनाते कैसे हैं? सारी एक्टिविटीज को बॉटम अप एस्टिमेटिंग में ज्वाइन करेंगे, वर्क पैकेजेस बन जाएंगे, वर्क पैकेजेस ज्वाइन करेंगे, कंट्रोल अकाउंट्स बन जाएंगे, कंट्रोल अकाउंट्स को सम करेंगे तो हमारा जो है वो कॉस्ट बेसलाइन बन जाएंगे, और कॉस्ट बेसलाइन प्लस मैनेजमेंट रिजर्व इज योर बजट। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स आर एलिमेंट जिसको हम कहते हैं कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल। हम कैसे कहते हैं कि एक बजट आपका अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा। सो वी हैव 5 इनपुट्स, 4 टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स। इसमें हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। जब हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो उसको हम बेसलाइन करते हैं। सो उस बेसलाइन के अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। देन वी हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वर्क परफॉर्मेंस डेटा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, तो हम उसके मुताबिक आप चीजों को कर रहे होते हैं। देन वी हैव एक्सपर्ट जजमेंट, डेटा एनालिसिस, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। एक ईवीएम एक टेक्निक है जिसमें हम प्लान वैल्यू, हम एक्चुअल कितना हमने परफॉर्म किया और कितना हमने बजट किया था, उसके हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे। देन हमने प्रोजेक्ट को बेसलाइन किया होता है, उस बेसलाइन के अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, वो कैसी जा रही है, उसको वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? हिस्टोरिकल की बेसिस के ऊपर आपका क्या, फॉर एग्जांपल कोविड का एक ट्रेंड था कि इतने
नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आगे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ सकते हैं. सो इट इज अ ट्रेंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल वैल्यूज. और वेरिएंस एनालिसिस रूट कॉज के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो इट टेल्स यू हम बेसलाइन क्या होता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और बेसलाइन में कितना फर्क है. और रिजर्व एनालिसिस इज अ काइंड के हमें कितने रिजर्व की जरूरत है, कितने कॉन्टेजेंसी की जरूरत है, तो हम उसको रिजर्व एनालिसिस कहते हैं. सो देन वी हैव टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स. ये क्या चीज होती है अभी हम मेंशन करेंगे. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज है, कोई बताएगा जी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज है? व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? प्रोजेक्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. So it's a kind of information is being stored and information is being passed on, information is recorded, information is being stored. So this is known as project management information system. Earned value management is used